दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जो फिल्म में दिखाते हैं उससे पुलिस कहीं ज़्यादा स्मार्ट होती है। और आज हम जिस मुंबई को देख रहे हैं बहुत सेफ सिक्योर फील होती है। उस समय अपराध का बोलबाला था, कानून और अपराधियों के बीच में हर दिन जंग होती थी और कहीं ना कहीं उसको जो अपराध को कम करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। इन्फॉर्मेंट्स आते थे मेरे पास, इन्फॉर्मेंट्स की लाइन रहती थी, मैं उनको मिलता था, उससे मेरा हम देखते रहता था। वो तो बोलता है सर आपको तो जो नेटवर्क है, शूट आउट कहीं होता है 2 घंटे में मालूम पड़ जाता था कि शूटर्स कौन। जो ये गैंगस्टर्स थे, दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अरुण गवली, अश्विन नाइक, अमर नाइक, इनकी काफ़ी पकड़ थी मुंबई पर। पूरा कंट्रोल करने की बाद में कोशिश की और हम लोगों ने 2000-2005 तक पूरा कंट्रोल किया। नमस्कार, मैं हूँ आशीष, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। 90s की मुंबई, गोलियों की शोर, गोलियों की कड़कड़ाहट, अपराध का खौफ, लेकिन एक नाम जिससे अपराधियों को भी उनकी धड़कनें भी तेज हो जाती थी। वो मैन, वो अपने आप में लेजेंड हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, जिन्होंने अपराध को, इन क्रिमिनल्स को बहुत करीब से देखा और मुंबई को जिस तरीके से आज सुरक्षित है उसको सुरक्षित करने में सबसे बड़ा योगदान उनका है। कई कहानियाँ, कई फिल्में, कई कंट्रोवर्सीज, बहुत सारी चीज़ें बनी, लेकिन द मैन हिमसेल्फ इज़ हियर। हमारे साथ हैं फॉर्मर मुंबई पुलिस ऑफिसर एंड सोशल वर्कर, पॉलिटिशियन प्रदीप शर्मा जी। कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं अच्छा हूँ। और कमाल की बात यह है कि जिस समय हम आपसे मिल रहे हैं, मैं जब आपको जितने साल से देख रहा हूँ उतने ही फिट, उतने ही एनर्जेटिक, उतने ही पॉजिटिव दिखाई देते हो। ये क्या राज है आपका? फिर लाइफ बचपन से मुझे मेरे फादर ने आदत डाली है कि डिसिप्लिन मेंटेन करो। तो बचपन से आज तक 5:30-6 बजे मैं उठ जाता हूँ। और सोने का तो पुलिस में था तो कोई टाइम टेबल नहीं था, लेकिन मैं फिर भी मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ, 11 बजे तक सोने की कोशिश करता हूँ। डिसिप्लिन इज द मेन थिंग। बचपन में आपने सोचा था कि एक दिन मुंबई पुलिस में इतना बड़ा मुकाम हासिल करेंगे और एक समय में मतलब इस तरीके से नाम होगा कि आपके नाम से ही अपराधियों की धड़कनें तेज हो जाएंगी? नहीं, फ्यूचर तो किसी को मालूम नहीं होता है, तो मुझे भी नहीं मालूम था। लेकिन पुलिस में जाना मैंने तब सोचा जब मेरे फादर प्रोफेसर थे। हम लोग धुलिया में रहते थे। धुलिया में विद्यावर्धनी कॉलेज है, वहाँ मेरे फादर इंग्लिश के प्रोफेसर थे। उन्होंने इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में पीएचडी की थी, तो वाइस प्रिंसिपल थे वो। तो हमारा जो घर था उसके पास ही एक इंस्पेक्टर रहता था, नया नया रहने आया था। मैं छोटा था, जब वो यूनिफॉर्म पहन के जाता था बुलेट पे, गॉगल वगैरह लगा के, तो डेली उसका टाइम मुझे मालूम पड़ गया था, तो डेली उसको देखा करता था। तो धीरे 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 मैंने उससे दोस्ती बढ़ाई, बस मुझे थोड़ा लगाव सा होते गया यूनिफॉर्म से। आपने ना 90s में जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ बहुत करीब से देखा है और आज हम जिस मुंबई को देख रहे हैं बहुत सेफ सिक्योर फील होती है। उस समय अपराध का बोलबाला था, कानून और अपराधियों के बीच में हर दिन जंग होती थी और कहीं ना कहीं उसको, जो अपराध को कम करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। क्या कहना चाहोगे उस समय के वक्त को, उस समय के दौर को? 90s में जो ये गैंगस्टर्स थे, दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अरुण गवली, अश्विन नाइक, अमर नाइक, इनकी काफ़ी पकड़ थी मुंबई पर। दिन में उस समय 3-3, 4-4 शूट आउट होते थे। तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग थे, पॉलिटिशियंस थे, फिल्म स्टार्स थे, तो इनको एक्सटॉर्शन कॉल्स आते थे, इन पे शूट आउट होते थे, तो उसमें कुछ एक्सपायर हो जाते थे। तो 90s में इतना ज़्यादा बोलबाला था ये गैंगस्टर्स का कि कोई अगर कोई अच्छी गाड़ी भी लेता था, 88 90s में 800 मारुति 800 गाड़ी एक अच्छी समझी जाती थी, वैन, ओमनी वैन। तो उसको फ़ोन्स आते थे, कॉल्स आते थे, एक्सटॉर्शन कॉल्स आते थे। कोई अच्छी अगर शादी कर रहा है तो वहाँ लोग गैंगस्टर्स का फ़ोन नंबर छोड़ के जाते थे कि भाई ने बोला है फ़ोन करो। तो गरीब शादी करे कि फ़ोन करे, तो मतलब ऐसा माहौल था। अगर कोई फ्लैट में
डेकोरेशन कर रहा है, इंटीरियर डेकोरेशन कर रहा है, उसको फ़ोन छोड़ के आते थे कि भाई को फ़ोन करो। तो ऐसा माहौल था। हमारी बैच 1993-94 की है। हमारे प्रिंसिपल इनामदार सर थे, काफ़ी, वो भी काफ़ी डिसिप्लिनरी, मतलब डिसिप्लिन वाले लोग ऑफिसर थे। अभी तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारी बैच को इतना रगड़ा था, इतना मतलब अच्छी ट्रेनिंग दी थी कि यहाँ जिसकी इसकी मुंबई पोस्टिंग हुई थी, तो 90s में हम लोगों ने पूरा कंट्रोल करने की बाद में कोशिश की, और हम लोगों ने 2000-2005 तक पूरा कंट्रोल हमने, हमारी बैच ने और बाकी ऑफिसर्स ने कंट्रोल किया। लेकिन एक 90s में ऐसा माहौल था कि डर का माहौल था। दाऊद के बेल्ट पहने जाते थे डी नाम से, दाऊद के जो गले लॉकेट्स हैं वो डी उस पर लिखा हुआ होता था, ब्रेसलेट्स हैं उस पर डी लिखा होता था। ये माहौल था। आपके ऊपर, आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। खौफ नहीं होता था आपको? रिस्क नहीं लगता था? परिवार के लोगों को नहीं लगता था? कभी कुछ बोलते नहीं थे? मेरे फादर तो प्रोफेसर थे 90s में, तो वो धुले में ही थे। मैं तो यहाँ मेरी वाइफ के साथ रहता था। तो खौफ पुलिस की यूनिफॉर्म पहनने के बाद, वर्दी पहनने के बाद खौफ ऐसा सच नहीं लगता है। तो हम लोग जब ऑपरेशंस, पुलिस ऑपरेशंस करने जाते थे तो पूरी प्रिकॉशन लेते थे। मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि हमने, अब फिल्म की भी बात करेंगे आपके, हाँ। लेकिन हमने फिल्मों के ज़रिए आपको बहुत करीब से आपकी लाइफ को देखा है। हालांकि बहुत सारी फिल्मों में आपसे इंस्पायर्ड होके आपके, कई बार आपके नाम से भी वो किरदारों को रखा है, लेकिन उसमें ये दिखाया है कि कॉल्स आते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो नॉर्मल तौर पे जब इतना हर दिन इतने कॉल्स, इतने रिस्क होते हैं ना, तो घर के लोग, आप तो फिर भी मजबूत थे, घर के लोग परेशान होते हैं। उस समय आपके घर पे कैसा माहौल है? मेरी वाइफ है स्वीकृति, उसके फादर एक्स एयरफोर्स मैन है, एयरफोर्स में ऑफिसर थे वो। तो डर का ऐसा माहौल ऐसा हमारे घर में नहीं था, क्योंकि मेरी वाइफ ने भी, उसके फादर ने 65-71 के वॉर देखे हैं। तो डर ऐसा सच नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत, मतलब क्या बोलेंगे उसको, एहसास होता था कि संभाल के रहो, ये वो सब मेरे फादर बोलते थे, मेरे फादर इन लॉ बोलते थे। वाइफ तो ऐसा कुछ कुछ बोलती नहीं थी, उसको मालूम था इसको कुछ नहीं होने वाला है। उसको विश्वास था। अभी जब हम फिल्म की बात करते हैं, हाँ। अब तक 112, हम इतनी सारे, मतलब अब तक 56 देख चुके हैं, बहुत सारी फिल्में आपकी लाइफ पे। जब आप फिल्में देखते थे, अपने से इंस्पायर्ड किरदारों को देखते थे, उस समय क्या फील होता था? और कौन सी ऐसी फिल्म है या किरदार आपको लगा कि ये मेरी लाइफ से बहुत मैच खाता है, या बहुत अच्छे से किसी एक्टर ने उसको निभाया हो? फिल्म तो मैं वैसे तो फिल्म बहुत कम देखता हूँ, क्योंकि हमारी, और देखता हूँ तो कॉमेडी फिल्म देखता हूँ, क्योंकि हमारी लाइफ में, खुद की पर्सनल लाइफ में, जो मतलब प्रोफेशनल लाइफ होती है, उसमें इतना वायलेंस है कि वो थिएटर में जाके वायलेंस देखना मतलब अच्छा नहीं लगता, टाइम पास नहीं होता है, बोरिंग लगता है सब। और ये लोग फिल्म में इतना उसको कमर्शलाइज कर देते हैं, इतना ड्रामेटाइज कर देते हैं कि विश्वास ही नहीं होता है। एक हीरो 20-20, 25-25 लोगों को मार रहा है, पॉसिबल थोड़ी है। अब मैं तो फील्ड में रहा हूँ, फील्ड का ऑफिसर हूँ, मुझे मालूम है कैसे। तो हम लोग नॉर्मली वायलेंस जिसमें फिल्म में होता है वो कम देखते हैं। जो फिल्म में दिखाते हैं, मैं आपके माध्यम के, चैनल के, प्रिंट मीडिया के जरिए दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जो फिल्म में दिखाते हैं उससे पुलिस कहीं ज़्यादा स्मार्ट होती है। एक एग्जांपल बताता हूँ। हमारे कमिश्नर थे, जॉइंट कमिश्नर थे, मैं क्राइम ब्रांच में था, डी शिवानंदन। बाद में वो कमिश्नर बने और डीजी बोल के रिटायर हुए। तो उनके दोस्त थे राम गोपाल वर्मा, जिन्होंने सत्या, सरकार ऐसी फिल्म बनाई थी। जी। तो एक दिन शिवानंद सर का मुझे फ़ोन आता है कि प्रदीप, मैं राम गोपाल वर्मा को आप तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, हम लोग कैसे काम करते हैं इनको दिखाओ।
इनको लगता है कि पुलिस मर्डर होने के बाद पंचनामा करने जाती है, लेकिन हमको कुछ इंसिडेंट होता है उससे पहले ही कैसे मालूम पड़ जाते हैं, इनको बताओ। तो रामू जी मेरे पास आए, 15-20 दिन तक मेरे ऑफिस आते थे, हम लोग साथ में खाना खाते थे। तो उस समय उन्होंने कंपनी फिल्म बनाई थी, कंपनी, अजय देवगन और विवेक ओबरॉय। विवेक ओबरॉय। अजय देवगन ने दाऊद का रोल किया था, विवेक ओबरॉय ने छोटा राजन का रोल किया था। तो बाद में छोटा राजन को वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं बैंकॉक से, वो सब उसमें दिखाया गया है। और ये सब एक्चुअली हुआ था, बाद में जाके ये सब हुआ। तो रामू मेरे पास आता था, बैठता था, हम लोग फ़ोन इंटरसेप्ट करते थे, वो देखता था। इन्फॉर्मेंट्स आते थे मेरे पास, इन्फॉर्मेंट्स की लाइन रहती थी, मैं उनको मिलता था, उस समय रामू देखते रहता था। तो उस पर इंस्पायर्ड होके वो तो बोलता है, सर आपको तो जो नेटवर्क है, शूट आउट कहीं होता है 2 घंटे में मालूम पड़ जाता था कि शूटर्स कौन थे। ऐसा कभी कभी उसके सामने भी हुआ है, राम गोपाल वर्मा के सामने। तो उसने इससे इंस्पायर होके, हमारे CIU यूनिट से इंस्पायर होके हमारे यूनिट पे फिल्म बनाई थी अब तक 56। नाना पाटेकर ने मेरा रोल किया था, बाकी ऑफिसर्स के रोल भी किए थे दूसरे आर्टिस्ट लोगों ने। तो हमारे इस पे इंस्पायर होके बनाई थी। 80% ठीक उसमें जो हम लोग जैसे ऑपरेट करते हैं, गैंगस्टर्स को पकड़ते हैं, कैसे इन्फॉर्मेंट्स को टैकल करते हैं, कैसे पॉलिटिशियंस को टैकल करते हैं, वो सब दिखाया था। तो मैंने रामू को बताया कि मतलब पुलिस ऑफिसर सबसे बड़ा एक्टर होता है मोहना। बोले कैसे सर? तो मतलब पुलिस ऑफिसर जो ड्यूटी ऑफिसर होता है, बैठा होता है कंप्लेंट लिखने, उसके पास एक पॉलिटिशियन भी आता है कंप्लेंट लॉन्च करने किसी की या किसी की सिफारिश करने, तो उसको वो अलग हिसाब से टैकल करता है। कोई क्रिमिनल आता है, उस पर कोई ज़्यादती कर दी है किसी ने, तो उसको अलग हिसाब से टैकल करता है। कोई लेडीज़ आती है, कोई प्रोस्टिट्यूट आती है, तो उनको अलग अलग हिसाब से पूरी बना के उनको सेटिस्फाई करके भेजता है। तो सबसे बड़ा एक्टर तो पुलिस ऑफिसर को ही मैं मानूंगा। तो ये अब तक 56 में 80% उसने जो जैसी पुलिस होती है वो दिखाया था। तो देखो फिल्म हिट गई थी, तो लोगों को वास्तविकता पसंद है। जैसे धुरंधर में अभी इतनी हिट क्यों जा रही है? क्योंकि उसमें जो इंसिडेंट्स हैं वो सब रिलेटेड इंसिडेंट्स हैं। नोटबंदी हो गया, दाऊद का बीमार होना, ये सब जो दिखाया है वो रिलेटेड इंसिडेंट दिखाए हैं। सच्ची जो कहानियाँ हैं इसलिए उभर कर आती हैं। सर आप क्योंकि धुरंधर की बात कर रहे हो, इस समय धुरंधर का ही बोलबाला है। और फिर उसमें जैसे दाऊद का जिक्र किया, दाऊद इब्राहिम का, उसमें बड़े साहब के तौर पे पाकिस्तान में बुलाते हैं। और अब तक ना एक ही पिक्चर है जो हर न्यूज़ चैनल में घूमती है। आपके समय में, क्योंकि आपने इतना कंट्रोल किया है इन लोगों से, इंटरेक्ट भी किया है एक तरीके से, आपको आपके क्योंकि इतने सोर्स और इन्फॉर्मर्स इतना तगड़ा है आपका, आज भी जिस तरीके से दिखाया है क्या वैसा ही है फिल्म में? धुरंधर में हाँ, जिस तरीके से बड़े साहब को दिखाया, बीमार वो पड़े हुए, और 80% वैसा ही है। छोटा मोटा ड्रामेटाइज करते हैं, लेकिन नहीं तो दुनिया देखेगी नहीं, तो फिर डायरेक्टर प्रोड्यूसर खुद देखेंगे खाली। 80% जो है, मैंने बताया ना, जो इंसिडेंट्स हैं, रियल इंसिडेंट्स हैं, उनको उससे रिलेट किया हुआ है, तो फैक्ट है। मैंने कई बार फिल्मों में देखा है, और अब भी अब तक 112 जब बनेगी तो उसमें भी बहुत सारे, क्योंकि वो थोड़ी बहुत सिनेमेटिक लिबर्टी लेंगे, लेकिन एक्चुअल, क्योंकि अब आपकी कहानी ही बन रही है, आपके अकाउंट से आप जो जिस तरीके से बताओगे सच्चाई ज़्यादातर निकल के आएगी। लेकिन बहुत सारी फिल्मों में हमने देखा है कि जब आपके जैसे कोई ऑफिसर होता था तेज तर्रार, जो अपराध को कंट्रोल कर रहा होता था, तो दाऊद हो, छोटा राजन हो, अलग अलग जितने भी ग्रुप थे, वो कोशिश करते थे फ़ोन करने की, धमकाने की, उनको डराने की। ऐसा आपकी लाइफ में होता था? अभी ऐसा मुझे तो किसी का फ़ोन नहीं आया कि तुम ये सब काम जो हमारे पीछे लग रहे हो, मतलब ऐसा मुझे डायरेक्टली फ़ोन नहीं आया। तो मुझे डराने के लिए मेरे कुछ 1-2 इन्फॉर्मेंट्स थे, उनका उन्होंने मर्डर कराया था। जो मेरे कुछ दोस्त थे, इनोसेंट थे, उनका
गैंग वार से कुछ लेना देना नहीं था उनका, उन पे फायरिंग वगैरह कराई थी मुझे डराने के लिए। तो पर्सनली मुझे फ़ोन नहीं आया, लेकिन ऐसी अलग अलग तरीक़ों से डराने की कोशिश करते थे। या उनके कोई लोग, कोई दूसरा यूनिट या दिल्ली स्पेशल सेल वगैरह यूपीएसटीएफ पकड़ती थी, तो उनके स्टेटमेंट्स में आता था क्रिमिनल्स कि हम लोग प्रदीप शर्मा के भी फील्डिंग लगाने वाले हैं, लगाई है, ऐसे अलग अलग रिपोर्ट्स आती थी। तो गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी दी थी। तो अब ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ आपकी गेम था। ड्यूटी। ये पहली बार जब आपको मेकर्स ने बताया कि आपकी लाइफ पे प्रॉपर फिल्म बनानी है हाँ। जिसमें आपका अकाउंट होगा, आप बताएंगे उस तरीके से, उस समय आपने क्या फील किया, क्या रिएक्शन था आपका? आनी चाहिए फिल्म, असलियत है। सबको लगता है कि पुलिस सब कुछ हो जाने के बाद जाती है। ये फिल्म में आप देखोगे, ज़्यादा तो कुछ बताऊंगा नहीं फिल्म के बारे में, क्योंकि स्टोरी उन्होंने ली है, बाकी तो मेरा इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है। आज की तारीख में गैंगस्टर क्या सोचता है वो भी पुलिस को मालूम पड़ जाता है। आज क्राइम कंट्रोल क्यों हुआ है, इतने मतलब इनका कम्युनिकेशन ही पुलिस ने हाईजैक कर दिया है। तो जो भी कम्युनिकेट करते हैं, जो सोचते हैं वो कम्युनिकेट करेंगे तो उसको हैक हो जाता है, तो पुलिस को पहले ही मालूम पड़ जाता है, पुलिस अलर्ट हो जाती है, तो जो करने वाले हैं एक्शन वो रुक जाती है। अच्छा, सिर्फ आपका वो पुलिस ऑफिसर वाला तेज तर्रार वाला भी एक साइड नहीं है, उसके साथ साथ सोशल वर्क में भी बहुत सारी चीज़ों में, राजनेता के तौर पे भी आपका इन्वॉल्वमेंट है, काफ़ी कुछ करते हो। आपका जो पीएस फाउंडेशन है वो काफ़ी कुछ करता है, उसके बारे में भी चीज़ें होंगी इसमें? उसके बारे में थोड़ा बहुत दिखाएंगे, उसके बारे में। ये फाउंडेशन जो है सर, उसके बारे में बताओ, कैसे आप किस तरीके से आम जनता की मदद कर रहे हो और कहाँ से इसका आइडिया कहाँ से है? मेरे फादर जैसे मैंने बताया, मेरे फादर प्रोफेसर थे। हम लोग एक सिंपल फैमिली थी। मुंबई आया तो सब कुछ हम लोगों ने, मतलब मैंने काम किए, यहाँ की पब्लिक ने मुझे सराहा, नाम दिया, सब कुछ दिया। तो मैंने सोचा मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी सोसाइटी ने जो मुझे दिया है कुछ ना कुछ, कोई ना कोई वे से रिपे करूँ। तो उस तर्ज पर मैंने और मेरी पत्नी स्वीकृति, दोनों ने पीएस फाउंडेशन नाम की एक चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन किया। और हम लोग पहले महिला सशक्तिकरण के बारे में ज़्यादा इंक्लाइंड थे। तो कम से कम हमारे फाउंडेशन में 25,000 महिला जुड़ी हुई हैं। तो देखा कि मैं अंधेरी ईस्ट में रहता हूँ, अंधेरी ईस्ट में 90% स्लम्स हैं, तो उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ कम मिलती हैं या अफोर्ड नहीं कर पाते। क्योंकि अगर सिंपल आपको बुखार भी हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तो भी डॉक्टर 3 बार बुलाता है और तीनों बार 200-200 रुपये लेता है चेक करने के। पहली बार तो आदमी कोई ठीक नहीं होता है, फिर 3 दिन बाद बुलाएगा। तो हम लोगों ने एक एम्बुलेंस ली, उसमें एमबीबीएस डॉक्टर हायर किया, मेडिकल स्टाफ हायर किया, उसमें जो मेडिसिन्स हैं, फ्री मेडिसिन्स हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया। तो एरिया में हमारे 2 एम्बुलेंस हैं आज की तारीख में। डेज और टाइम फिक्स हैं कि इस समय ये एम्बुलेंस यहाँ आएगी। तो वहाँ आज भी मुंबई में भी लाइन लगा के लोग खड़े रहते हैं, एम्बुलेंस का वेट करते रहते हैं। अगर 10 मिनट भी अगर एम्बुलेंस लेट हो जाती है किसी कारणवश, तो हमारे ऑफिस में फ़ोन आना स्टार्ट हुआ, सर आज एम्बुलेंस नहीं आ रही क्या, नहीं आएगी क्या। तो मतलब ऐसा है। हर तीसरे आदमी को डायबिटीज़ है। हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट डायबिटीज़ की दवाई देते हैं, 15-15 दिन की दवाई उनको देते हैं। तो कम से कम 1 लाख फैमिलीज तक हम पहुँच चुके हैं आज तक, पिछले 1.5-2 साल में। और वो दायरा बढ़ाते जा रहे हैं। और जो कैटरेक्ट के ऑपरेशंस हैं वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। हम डॉक्टर से सब सलाह मशवरा करके हमको कंसेशन देते हैं, वो पैसे पीएस फाउंडेशन भरता है। कैटरेक्ट का ऑपरेशन करते हैं, तो कैटरेक्ट के ऑपरेशन में अभी मेरे फाउंडेशन में सब ज़रूरतमंद ही आएंगे जो खुद को ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, ऐसे लोग आते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन होता है कि कितने घर में कौन कौन है।
तो बोलते हैं कि मेरे 2 बेटे हैं, 2 बेटी हैं। वो लोग क्या करते हैं पूछता हूँ मैं। बोलते हैं वो यहाँ जॉब करता है, वो वहाँ जॉब करता है। मतलब बच्चे लोग जॉब करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन 8-10 हज़ार रुपये अपनी पेरेंट्स के कैटरेक्ट के ऑपरेशंस नहीं कराते हैं। ये माहौल है आजकल, इतना ख़राब लगता है। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि सबसे ज़्यादा किसी को अगर कुछ पुण्य कमाना है, सेवा करनी है, तो अपने माँ बाप की सेवा करें। आपने बहुत करीब से मुंबई को देखा है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आपके जैसे जो नेता हों वो बड़े पद पे हों, मिनिस्टर हों, बड़े कुछ वैसी स्थिति पे हों, उस कैपेसिटी में हों जो कानून व्यवस्था से लेके बाकी चीज़ों को भी संभाल सकें। उन चाहने वालों को क्या कहना चाहोगे आप? उन चाहने वालों को मैं कहना चाहूँगा, वंस ए पुलिस ऑफिसर ऑलवेज ए पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर कभी अच्छा नेता नहीं हो सकता, क्योंकि नेता को झूठ बोलना पड़ता है, और डिसिप्लिन फोर्स का आदमी होने के कारण झूठ बोलना इजीली हम लोग एडप्ट नहीं कर सकते। मैं पुलिस ऑफिसर था और पुलिस ऑफिसर ही अंत तक रहूँगा। अगर भगवान मुझे अगले जन्म में भी अगर इंसान बनाता है तो भी मैं पुलिस में जाऊँगा, न कि राजनीति में। नाना पाटेकर ने अब तक 56 जो फिल्म बनी थी हमारे यूनिट के ऊपर, तो उसमें उसका ही डायलॉग है, वंस ए पुलिस ऑफिसर ऑलवेज ए पुलिस ऑफिसर। जी। आपको अपने ड्यूटी टाइम पे सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ लगी हो, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वाक़या जो हम लोग को बताना चाहो? क्योंकि आपके साथ तो बहुत सारे हुए होंगे, उस लेकिन समय हर एक फ़ोन कॉल मेरा एक स्टोरी होता था। एक गैंगस्टर था, उसको मैंने 10 साल बाद न्यूट्रलाइज किया था। 10 साल डेली उसके बारे में सोचता था। आज भी याद है मुझे, जब मेरा उससे मतलब मेरे दोस्त को फ़ोन वगैरह करता था, बड़ा गैंगस्टर था, फ़ोन वगैरह करता था, और पुलिस वगैरह को सबको गाली देता था, मतलब थोड़ा क्रैक टाइप था। तो उसको मैं 10 साल तक ढूंढ रहा था। 10 साल बाद उसको, वो सबसे मेरा लाइफ का एक इम्पोर्टेंट केस था। वैसे तो बहुत से केसेस हैं। मैंने लश्कर ए तोयबा के पाकिस्तानी टेररिस्ट मारे थे। IC-814 की जो बैकअप टीम थी मसूद अजहर की, उनको मैंने पकड़ा था विद AK-56 एंड ऑल दैट। लेकिन जो 10 साल बाद ढूंढ के मारा था, मतलब न्यूट्रलाइज किया था बोलूँगा मैं, तो इंटरेस्टिंग केस था। वो ऐसा क्या था कि आपके वो 10 साल तक उसको वो दिमाग में छाया हुआ था और उसको फिर 10 साल बाद न्यूट्रलाइज़ किया आपने? मतलब एक मेरा दोस्त था, तो हम लोग खाना खा रहे थे, तो उसको फ़ोन आया कि पैसे दो, पैसे चाहिए। तो उसने फ़ोन मेरे हाथ में दे दिया। सर ये मुझे धमका रहा है, पैसे मांग रहा है। तो मैंने उसको बोला, मैं प्रदीप शर्मा बोल रहा हूँ, तो ये सब मत करने तो केस रजिस्टर होगा, ये वो जो लीगली बोलते हैं हम लोगों ने बोला। तो उसने उल्टा गाली दिया, तू क्या हो गया, ये ऐसा है वैसा है वैसा है। तो मैंने, तेरे को आज नहीं तो कल न्यूट्रलाइज करूँगा तो करूँगा। और 10 साल बाद वो मौका 10 है। साल बाद। अच्छा सर, ये ना बहुत आसान रास्ता नहीं था। करियर वाइज आपका देखें, बहुत उतार चढ़ाव भी देखा है। लोग हीरो के तौर पे फिल्मों में, अब आपकी जो फिल्म आएगी उसमें भी, लेकिन अपनी जो जंग है ना वो आपकी अकेले की है। अकेले की है। वो जब आप अकेले होते थे, वो जो अंदर जद्दोजहद चलता था, कैसे उससे पार पाते थे? और हौसला कैसे आता था कि फिर से लड़ाई लड़नी है आगे? अभी डेयरिंग तो मार्केट में मिलती नहीं है कि 2 किलो डेयरिंग ले लो, 4 किलो डेयरिंग, इनबॉर्न होती है वो तो। लेकिन जो भी मुझे शौक था गैंगस्टर्स को चेस करने का, तो किसी ने बोला नहीं था कि तुम चेस करो। बाकी कितने ऑफिसर्स हैं, सिंपल ड्यूटी करते हैं, 8 से 8 की ड्यूटी करते हैं, घर पे जाते हैं। तो मुझे शौक था, इसलिए मैंने उसको परस्यू किया था। मैं इसलिए डिकोड करना चाह रहा हूँ ना कि पिताजी सिंपल प्रोफेसर हाँ हैं, हाँ हाँ। और हम लोग का जो मध्यम वर्गीय जो एक बैकग्राउंड है, जिस रिलीजन से आप आते हो, वो सब चीज़ें बहुत वैसी चीज़ें नहीं है कि आप, मतलब आपके जैसा जो एक जिस तरीके का आपका ट्रेजेक्टरी है वो बहुत अलग ही है। वो वाकई फिल्म का हिस्सा होने लायक ही है। फादर प्रोफेसर थे, मदर टीचर थी। तो वो लोग तो नहीं चाहते थे कि मैं पुलिस में आऊँ, वो लोग चाहते थे कि मैं प्रोफेसर बनूँ, साइंटिस्ट बनूँ। MSc तक पढ़ाया भी उन्होंने मुझे, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम जब ये एग्ज़ाम दी MPSC, उसमें सिलेक्ट हो गया। एक अच्छा एथलीट था मैं।
वो लोग ऑफ कोर्स नहीं चाहते थे, लेकिन मुझे वो रूटीन वाली ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती थी। मैं उससे हटके ऐसा कुछ करना चाहता था, और इसलिए मैं जॉब ज्वाइन की। अभी जो होना था वो तो हो गया। आज आप जब पीछे मुड़ के देखते हो वो यंग प्रदीप शर्मा को अगर आप कुछ बोलना चाहो आज जिस पोजीशन पे हो तो क्या कहोगे? नहीं नहीं, मैं अप्रिशिएट ही करूँगा कि जो उस समय उस ठीक लगा उसने वो किया, जो सोसाइटी के लिए अच्छा लगा वो किया, खुद के परिवार की, खुद की फैमिली की, पेरेंट्स की चिंता नहीं की उसने। आगे बढ़ता गया, गैंगस्टर्स को न्यूट्रलाइज करता गया, ख़त्म करता गया, अरेस्ट करता गया, और इस सिटी से भय को हटाने का काम किया, जो पहले का प्रदीप शर्मा था। बस अप्रिशिएट ही करूँगा मैं। आपको ऐसा लगता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सिस्टम जो है वो सिस्टम में जब एक ईमानदार आदमी काम करता है तो जब तक उनके सिस्टम के हिसाब से चीज़ें होती हैं तब तक वो बहुत अच्छा होता है, उसके बाद उसको अलग थलग कर दिया जाता है। आपने अपनी करियर में अपनी लाइफ में ऐसा फील किया है? हमेशा फील किया मैं, क्या बहुत से पुलिस ऑफिसर्स फील करते हैं। पेपर नैपकिन की जगह इंस्पेक्टर्स को इस्तेमाल किया जाता है, जब उनका रोल ख़त्म हो जाता है तो उनको साइड कर दिया जाता है। स्पेशली बोलना चाहूँगा कि जब ज़रूरत होती थी हमारी, तो रात को 3-3 बजे कमिश्नर फ़ोन करते थे, सर अभी फिरोज कोकनी भागा था। फिरोज कोकनी एक गैंगस्टर था दाऊद का, वो भागा भागा तो भागा, वो एक कांस्टेबल मतलब हॉस्पिटल में आया था, जेल से चेकअप कराने नागपाड़ा हॉस्पिटल आया था। तो कार्डिल नाम का कांस्टेबल उसको गार्ड कर रहा था, 2-3 कांस्टेबल थे। तो उसने, उसके लोग आए, उसके हाथ में रिवॉल्वर दिया कैसे तो भी, इसने कार्डिले की छाती में गोली मारी हवलदार की, हवलदार जगह पे मर गया। फिर उसको अपनी को भगा ले गए उसके साथ साथीदार। रात को फ़ोन आया 3 बजे कमिश्नर का, प्रदीप यू हैव टू न्यूट्रलाइज ऑल दिस थिंग, ऐसा वैसा बड़ी बड़ी बातें। हम लोग पीछे लगे, कार्डिले को जिसने शूट किया था उसको शूट किया 8-10 दिन में। और जब कोई टेक्निकल गलती हो जाती है, वो इंसिडेंट तो चला गया, सब ठीक हो गया, उसके जो असेलेंट्स थे ये थे सब पकड़े गए, लेकिन बाद में सपोर्ट नहीं करता है कोई। आप क्योंकि आपको सफलता दर सफलता कदम दर कदम मिल रही थी, सीनियर्स को भी आपके सफलता से इनसिक्योरिटी होती है, वो फिल्मों में भी जो हमने देखा है, और इसीलिए आपके ऊपर कई इल्ज़ाम भी लगे, विवाद भी हुए। यस यस, होती है ना। अभी ये कमिश्नर्स 2-2 साल के लिए कमिश्नर रहते हैं। हम तो पिछले 35-40 साल से मुंबई सिटी में, मुंबई सिटी की सर्विस मतलब सर्विस कर रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट में। नेचुरली हमारे कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा हो जाते हैं, तो किसी को कुछ तकलीफ हुई तो वो आता है हमारे पास, या कमिश्नर के पास जाता है, सर मेरा केस विजय सालास्कर को दो, मेरा केस प्रदीप शर्मा को दो, मेरा केस दया नाइक को दो, मेरा केस प्रफुल्ल भोसले को, ऐसा रिक्वेस्ट किया जाता है। बोलते हैं साला हम कमिश्नर होके यहाँ बैठे हैं, हमको कोई कुछ पूछ रहा नहीं और इनके नाम का रेफरेंस आ रहा है। तो नेचुरली उनको ऑफेंड हो जाते हैं, तो हम सफ़र करते हैं। फिर कहीं ना कहीं वो कंपटीशन और वो सब चीज़ों पे भी कंपटीशन, अभी कमिश्नर और इंस्पेक्टर की कोई कंपटीशन तो है नहीं। मैं तो कोई कमिश्नर या मेरे ऐसे लोग हैं वो कमिश्नर तो बनने वाले नहीं है, लेकिन आप ऐसा मीडिया के लगता है कि पोस्टर साला बॉय थे। मैं कमिश्नर हूँ, मुझे कोई पूछ रहा नहीं है। इंस्पेक्टर है, टिन पार्ट इंस्पेक्टर है, इसके नाम लेके बड़े बड़े लोग आ रहे हैं कि हमारा केस उसको दो। तो वो सब उससे तकलीफ शुरू हो जाती है। आपने जब अकेले लड़ाई लड़ी ना, वो हौसला कहाँ से आया? वो कानूनी लड़ाई लंबी लड़ी, उन सब चीज़ों से अभी कैसे हौसला क्या, मरता क्या ना करता, तो वहाँ से हौसला आता है। जो स्ट्रगल है तुम्हारा वो तुमको हौसला देता है। जो तुम्हारे घर में कोई वेट करने वाला है वो तुमको हौसला देता है। ये सब चीज़ें फिल्म में दिखाएंगे? हाँ, कुछ कुछ दिखाएंगे, ज़रूर दिखाएंगे। जो लश्कर तोयबा के जो टेररिस्ट वगैरह मारे थे, वो किसको मारने को जाने वाले थे, कौन से पीएम को क्या करने वाले थे, वो सब दिखाने वाले हैं इसमें। आजकल में कौन सा एक्टर आपको पसंद आता है? मैं ये नहीं पूछूंगा कि कौन सा है वो, क्योंकि आपने छोड़ दिया है मेकर्स के ऊपर कि कौन करे आपका रोल, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि ये एक्टर बहुत सही है, वो कौन है? अभी वो लोग डिसाइड करेंगे, मैं डिसाइड करने वाला नहीं हूँ, लेकिन
मेकर्स बता रहे हैं कि तुम्हारी पर्सनैलिटी को मैच करते हुए जो भी आएगा वही आएगा। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मुझे लगता है विक कौशल जैसा कोई एक्टर या वैसा कोई बिल्ड वाला जो आपकी वो डायनेमिक पर्सनालिटी को सूट करे वो ज़रूर होना चाहिए। आपकी कोई इसमें चॉइस नहीं है। नहीं, मेरी कोई चॉइस नहीं। ज़्यादातर लोगों को ना हम लोग ने फिल्मों के ज़रिए आपको देखा है वो तेज तर्रार ऑफिसर के तौर पर और खौफ होता था। इंसान के तौर पे प्रदीप शर्मा क्या हैं वो फिल्मों के ज़रिए और आप जब आपकी कहानी निकल के आएगी तब पता चलेगा। लेकिन खुद आपको बताना हो क्योंकि आपका एक पॉजिटिव साइड वो ह्यूमन साइड इतना है जिसमें सोशल वर्क से लेके सब चीज़ करते हो। आपको खुद क्या पसंद है, हॉबीज़ क्या हैं, क्या बताना चाहोगे? म्यूज़िक सुनता हूँ मैं, फिर मैंने बताया मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, तो बचपन से एक्सरसाइज करते आ रहा हूँ, तो 2 घंटे आज भी डेली एक्सरसाइज करता हूँ। योगा करता हूँ, जल नीति करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, वेट ट्रेनिंग करता हूँ। वो मुझे शौक है, अच्छी हेल्थ अच्छी रखने का। मुझे दवाई खाने का कोई शौक नहीं है। अच्छा, एक बेटे के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि उनके पिता हम लोग के पिता ना हम लोग की तारीफ मुंह पे करते नहीं हैं। लेकिन कोई ऐसी बात जो आपके पिताजी ने आपको बोली हो आपके काम को लेकर जो आज तक दिल में है वो कौन सी बात होगी? मेरे फादर सिटी में आते थे, तो पहले पहले 1-2 बार आए, तो उन्होंने स्टेशन पे पूछा कि पुलिस वाले को, या समझो पुलिस स्टेशन ढूंढते ढूंढते आ गए, तो मिलना है, किससे मिलना है पूछा, तो मेरा नाम लिया। अरे बोले साहब, साहब बोलो, हमारे साहब है बोले वो। अरे बोले मैं उनका फादर हूँ बोले। तो जो रिस्पेक्ट उनको मिला था, क्राइम ब्रांच आए थे वो, तो वो बताते हैं कि अच्छा लगा था। वो कहीं न कहीं आपके लिए भी बड़ा इमोशनल पॉइंट है। या कंट्रोल रूम में फ़ोन किया था उन्होंने कि ये ऐसा एड्रेस ये वो सब, तो अरे, तो इमीडिएट गाड़ी वगैरह भेज दी थी, तो मतलब अच्छा लगा था उनको। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आपने करीब से बॉलीवुड को भी देखा है उस समय क्योंकि वो अपराध से दूर नहीं था। इन्वॉल्वमेंट जो था बॉलीवुड का और क्राइम की दुनिया का आपस में जो तालमेल था, उसको कैसे देखते हो आप? उस समय तालमेल था क्योंकि डरते थे सब लोग। अभी एक्टर का चेहरा ही सब कुछ होता है। अगर गैंगस्टर बोले तेरे मुंह पे तेजाब मार दूंगा, एसिड मार दूंगा, तो बेचारा डरेगा ही ना। तो जैसा वो बोलते थे वैसा करते थे लोग, कुछ कुछ, सब लोग नहीं। उस समय आपको और भी कुछ लोग इनसे हेल्प भी लेते थे। उन लोग के रिक्वेस्ट आते होंगे कि सर हम लोग को थ्रेट आ रहा है, इन सब से हाँ, मैं बचाओ। एंटी एक्शन सेल में था, तो सब लोग आते थे थ्रेड्स का कंप्लेंट लेके, तो हम लोग सॉल्व करते थे उनको। आखिर में सर कौन इंस्पायर करता है आपको? इतनी जो कमाल की जर्नी रही है, उतार-चढ़ाव से भरी बहुत और ये अपने आप में हमेशा वो मैं बोलूँगा कि वो पूरी फ़िल्मी कहानी है, लोगों को इंस्पायर करने वाली, वो कौन इंस्पायर करता है आपको? आदमी को इंस्पायर उसके सर्कमस्टेंसेस करते हैं, उसका जो स्ट्रगल होता है वो इंस्पायर करता है। कि सपोज कुछ प्रॉब्लम आया, तो उसमें से कैसे, प्रॉब्लम वही होता है जिसका सॉल्यूशन होता है, तभी उसको प्रॉब्लम बोलते हैं। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता ही होता है। तो कठिन परिस्थितियों में से रास्ता निकाल के सही सलामत आगे बढ़ना, वो इंस्पायर करता है। वो एक हॉबी जैसी हो जाती है। कंट्रोवर्सी आती है, ये आती है, वो आती है, उसमें से निकलो। ये इतनी खूबसूरत जर्नी में कोई ऐसा पॉइंट आया जहाँ एकदम टूट गए लेकिन फिर बाउंस बैक किया? मैंने बताया ना कि मैं जब 7 साल का था, तब पहली फायरिंग तब की थी मैंने। हम लोग धुलिया में रहते थे, तो गर्मी की छुट्टियां होती थी, तो हम लोग यूपी जाते थे। मैं बेसिकली मथुरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो हमारे मामा के घर हम लोग जाते थे। घर तो वहाँ मतलब था नहीं, फादर यहाँ प्रोफेसर थे, तो उनके घर पे रहते थे। अब मामा, जैसे गांव में मालूम है 2 पार्टी, एक पार्टी का लीडर मेरा मामा, एक पार्टी का लीडर सामने वाला। समझा। तो हम ये पार्टी में, तो वहाँ खेतों की रक्षा के लिए, इसके लिए हमको 2 कट्टे दिए जाते थे, एक मामा का एक लड़का और मैं। खेतों पे सोते थे। सोने से पहले 7 बजे फायरिंग करते थे, तो सबको लगता था यहाँ आदमी लोग हैं, प्रेजेंस है उनका, तो कोई आता नहीं था। और एक सुबह 4 बजे उठ के फायर करना पड़ता था कि वो लोग जगे हुए हैं अभी। तो तब से ये सब मैं देखते आ रहा हूँ स्ट्रगल।
मेरे ख्याल से वो इतनी कम उम्र में ना वो कोर इतना मजबूत हो गया था, हाँ 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 और जो हाँ। जो जमीन है आपकी वो बहुत मजबूत रही। हाँ ऐसा था। तो ये तो मुझे ज़्यादा कुछ ऐसा लगता भी नहीं। मैं जो कंडीशंस में रहा हूँ वो एकदम एडवर्स कंडीशंस थी। सबसे बड़ा सक्सेस क्या मानते हो आप? सक्सेस पब्लिक का प्यार। आज भी कितने भी कंट्रोवर्सी होंगी, लेकिन आप जैसे लोग बोले, ये बुलाते ही हैं, वही प्यार है। आखिर में क्या कहना चाहोगे जो इतने चाहने वाले हैं, जो हमारे जैसे लोग हैं, आप उनको क्या बोलना चाहोगे? एज ए पुलिस ऑफिसर मैं पब्लिक को, जनता को बोलना चाहूँगा कि पुलिस पे विश्वास रखो। हर पुलिस वाला एक जैसा नहीं होता है। पुलिस के भी सीने में दिल होता है। वो भी फादर है, सन है, सन इन लॉ है, मतलब उसकी भी फैमिली है, उसको भी इमोशंस हैं। तो उनको सपोर्ट करो, उनकी हेल्प लो, उनसे डरो मत। और जो भी अनटुवर्ड्स इंसिडेंट ऐसा आपकी नज़र में आता है तो पुलिस को ज़रूर रिपोर्ट करो। थैंक यू सो मच सर, इतना मस्त। इंस्पायर करने के लिए। और वो कमाल की जो आपकी जर्नी है ना, उसका इंतज़ार बेसब्री से हम लोग कर रहे हैं। और अब तक 112, वो इतने सालों तक हमने फिल्मों के ज़रिए आपको समझा है, जाना है, लेकिन मुझे लगता है जब आपके अकाउंट से डायरेक्टली आप जो कहानियाँ या जो सच्ची घटनाएं आपके साथ हुई हैं वो जब निकल के आएंगी तो उसका अलग ही प्यार मिलेगा आपको। थैंक थैंक यू। यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।